ओके, हम लोग कल देख रहे थे फ्रिक्शंस के बारे में। और फ्रिक्शन में हम लोग कल स्टैटिक फ्रिक्शन के ऊपर हम लोग बात कर चुके थे। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, ठीक है। आज हम लोग बात करेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन पे। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि फ्रिक्शन, एक बार हम लोग फिर से रिकॉल करते हैं कि फ्रिक्शन के बारे में। तो फ्रिक्शन जो होता है ना, वो टेंडेंसी टू मूव है, वह केसेस के लिए रिलेटिव मोशन के लिए, ठीक है। रिलेटिव मोशन का मतलब क्या होता है, रिलेटिव मतलब कि एक दूसरे की ऑपोजिट मोशन वाला, ठीक है। जैसे हम लोग ये कह सकते हैं कि सपोज हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे है, किसी सरफेस पे रखा हुआ है। अगर ये कभी भी अगर बात करता है कि सर ये फ्रिक्शन जो है किस चीज पे अप्लाइड होता है, कैसे सरफेस होनी चाहिए, तो ये सरफेस जो होती है ना, ये आपके रहते हैं रफ सरफेस। कैसा होता है, ये रफ सरफेस होता है। ये स्मूथ सरफेस पे फ्रिक्शन कभी भी फॉर्म नहीं करता, ये फ्रिक्शलेस होता है, ठीक है। तो ये बात आ गई। अगर सपोज यहाँ पे ये है, आप लोगों जैसे कि पढ़े थे आप लोग पुश या पुल, तो पुश या पुल में क्या था आपको कि या फिर इधर से आप धक्का दे रहे हो या फिर इधर से आप क्या कर रहे हो, खींच रहे हो। तो कुछ जेई का कुछ क्वेश्चन हम लोग देखेंगे बाद में कि पुश हमारा इजियर होता है या फिर पुल इजियर होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था 2015 में, मैं देखा हूं इस चीज को, ठीक है। आप देखेंगे कि पुश हमारा इजियर है या पुल इजियर है, मैं बाद में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन। देखिए ये नाम इसका क्या है, काइनेटिक। काइनेटिक का मतलब क्या होता है, मोशन। ये शायद आप लोग पढ़े होंगे काइनेटिक एनर्जी के बारे में, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है द ऑब्जेक्ट विच हैविंग ए सम मूवमेंट, द ऑब्जेक्ट विच हैविंग ए सम मूवमेंट, मतलब कि वैसे ऑब्जेक्ट जिसके पास कुछ मूवमेंट होता हो, उसे क्या बोलेंगे, काइनेटिक एनर्जी। एंड पोटेंशियल क्या बोला गया था, द ऑब्जेक्ट विच हैविंग ए सम हाइट, ठीक है। जैसे कि सपोज कुछ अगर हाइट पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो यहाँ पे कौन सी एनर्जी लगती है, पोटेंशियल लगती है। अगर ये क्या हो गया कि सपोज कोई ऑब्जेक्ट मूविंग कर रही है, मतलब कि मूवमेंट है, मोशन है उसमें, तो ये कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है। तो आप देख लिए कि काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है मूवमेंट। ओके, ये क्लियर हो गया। जैसे सपोज अगर फैन है, ठीक है, ये अगर यहाँ पे सीलिंग आपकी है और यहाँ पे फैन ऐसा टंगा हुआ है, तो ये फैन ऑलरेडी रिस्ट में है, ये फैन ऑलरेडी रिस्ट में है। तो पूछ सकता है कि बताइए यहाँ पे कौन सी एनर्जी है। तो सर सबसे पहले तो बात यहाँ पे है कि ग्राउंड लेवल से कुछ हाइट पे है, तो ये पोटेंशियल हो गया। अगर हम लोग बात करते हैं फ्रिक्शन में, बात करते हैं कांटेक्ट बिटवीन ए फैन का सरफेस और सीलिंग का सरफेस में, तो सर ये स्टैटिक फ्रिक्शन है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे बॉडी रेस्ट में है। लेकिन अगर ये फैन मूव करना शुरू करता है, घूमना शुरू करता है, ठीक है, तब यहाँ पे पूछ सकता है कि कौन सी एनर्जी हो गया। देखो सबसे पहले अब यहाँ पे आ गया कि एक तो ये हमारा क्या है, कुछ हाइट पे है। दूसरी बात आ गया कि ये ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू कर गया। तो आपको मैं क्या बोला था कि मूविंग ऑब्जेक्ट को बोला जाता है काइनेटिक एनर्जी। अब इसमें कुछ हाइट भी है और कुछ काइनेटिक भी है, तो दोनों को जब कंबाइन करते हैं तो मेरा बन जाता है मैकेनिकल एनर्जी। ओके, क्या हो जाता है ये, मैकेनिकल एनर्जी। तो हम लोग आज बात करेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन पे। क्या बात करेंगे, काइनेटिक फ्रिक्शन पे। ये एनर्जी की बात है, नेक्स्ट चैप्टर में जब बताऊंगा आपको वर्क पावर एनर्जी, उसमें मैं आपको क्लियर करूंगा। ओके, तो हम लोग आज देखेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में। सबसे पहले ये जान लो, काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है वह रिलेटिव मोशन होता है। क्या होता है, रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन का मतलब यह हो गया कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट, अब कल तक की हमारी यह बात था कि कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा था, लेकिन आज क्या कर रहा है, ये एक ऐसी ऑब्जेक्ट है जो ये मूव कर रहा है। तो मूव कैसे करेगा, बिना फोर्स अप्लाइड नहीं हो सकता ना यार, ठीक है। यहाँ पे न्यूटन्स का थर्ड लॉ एकदम फुल्ली एप्लीकेबल हो रही है। क्या एप्लीकेबल हो रही है, देखो मैं क्या बोल रहा हूं कि सपोज एक हमारे पास यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखी गई है इस सरफेस पे, ठीक है। मैं सरफेस को दे देता हूं रफ सरफेस। देखिए बाबू, अगर आगे की ओर फोर्स लग रही है तो क्या बोला, रिलेटिव मोशन। रिलेटिव का मतलब क्या होता है, उस ऑब्जेक्ट का जस्ट अपोजिट। तो रिलेटिव वहां यूज करेंगे, इस वर्ड को वहां यूज करेंगे जहां पे दो चीज का, दो ऑब्जेक्ट का कंपेयर हो। सपोज ये ऑब्जेक्ट है, ओके, और इस सब्जेक्ट को मैं इस प्रकार से कर रहा हूं, तो किसके रिलेटिव कर रहा हूं, किसी के रिलेटिव नहीं कर रहा हूं। ये ऑब्जेक्ट को ऑलरेडी मैं हैंग किया हुआ हूं, मैं पकड़ा हुआ हूं, ठीक है। अब ये एक दूसरे पे घर्षण नहीं हो रही है, तो रिलेटिव यहां नहीं हो सकती है। लेकिन अगर मैं ये देखूंगा, जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, मैं इसको देख रहा हूं, तो मैं इसको देख रहा हूं, तो ये ऑब्जेक्ट आगे जा रही है, पीछे आ रही है, आगे जा रही है। तो मेरे रिलेटिव में, मेरे अपोजिट में ये आगे जा रही है, पीछे आ रही है। जैसे कि सपोज अगर आप बस पे ट्रेवल कर रहे हो, बस पे ट्रेवल कर रहे हो, बाहर में सपोज पेड़ है लगा हुआ है, ठीक है। तो आप अगर आप खिड़की के बाहर देखोगे ना, तो लगेगा कि पेड़ पौधा मूविंग कर रहा है, पेड़ पौधा मूविंग कर रहा है, जबकि पेड़ पौधा मूविंग नहीं कर रहा, मूविंग तुम कर रहे हो, तुम्हारी बस कर रही है। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, इसके रिलेटिव में ये मूव करता है। अगर आप यहां पे फिर ये बंदा को यहां खड़ा है, तो ये बस को देखेगा तो लगेगा कि अब ये मूव कर रहा है। देखिए एक दूसरे का रिलेटिव होता है, क्या होता है, रिलेटिव होता है, जिसे क्या बोला जाता है, रिलेटिव मोशन कहा जाता है। क्लियर हो गया।
तो ये जो हमारे काइनेटिक फ्रिक्शन जो है रिलेटिव मोशन पे डिपेंड्स करती है। दूसरी बात हमारा ये डिपेंड्स करता है कि इसकी जो फ्रिक्शन है ना, फ्रिक्शन जो टर्म होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। सर क्या होता है, फ्रिक्शन टर्म जो होता है वो कांस्टेंट होता है। क्या होता है, वो कांस्टेंट होता है। सर ये कांस्टेंट कैसे होता है, एक बार ध्यान रखिए। कल मैं क्या बताया था कि इस सरफेस और ये ऑब्जेक्ट के बीच में एक कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन लगता है। तो कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को हम लोग म्यू से इंडिकेट किए थे, लेकिन वह कौन सा फ्रिक्शन था, स्टैटिक फ्रिक्शन था। यहां पे कौन फ्रिक्शन है, काइनेटिक फ्रिक्शन है। तो हम यहां पे म्यू के डालेंगे। क्या डालेंगे, म्यू के डालेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहां पे ये बात आ सकती है, सर म्यू के जो है किस चीज पे डिपेंड्स करता है। तो म्यू के जो है डिपेंड्स अपॉन, म्यू के डिपेंड्स अपॉन रिलेटिव मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट टू द सरफेस। ओके, देखिए ये कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है ये ऑब्जेक्ट और ये सरफेस के बीच का रिलेटिव मोशन को पे डिपेंड करता है म्यू के। सर ये क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। सर कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को एक बार फिर से बताइए। कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो होता है एक कांस्टेंट टर्म होता है। किस से कांस्टेंट टर्म होता है, जैसे देखिए मैं बोल रहा हूं यहाँ पे कि बाबू यहाँ पे जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को मैं अपनी ओर खींचता हूं तो सपोज 10 न्यूटन है, लेकिन इसी ऑब्जेक्ट को इस पे मैं क्या करता हूं, कांटेक्ट करता हूं, अब मैं खींचता हूं तो क्या पहले वाली फोर्स से ये वाली फोर्स दोनों सेम ही होगा? नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अब ये ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में क्या हो गया, कांटेक्ट हो गया है। तो ये क्या करता है, एक दूसरे पर रिलेटिव लगाता है, तो घर्षण होती है। घर्षण के कारण क्या होती है, फोर्स की कमी होती है, कम फोर्स कम जाता है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। जैसे फिर देखो सपोज इसके ऊपर है, इस पर आप क्या कर रहे हो, हाथ को रबड़ कर रहे हो। अगर इसी चीज को है ना किसी सरफेस पर डालोगे, जमीन पे डालोगे तो वहां पे फोर्स कम अप्लाइड होगा, क्योंकि रफ सरफेस है, तो वहां फ्रिक्शन की कमी हो जाती है। ओके, तो ये बात हो गया। तो तीसरा पॉइंट मेरे को निकल गया म्यू के बारे में। सर कभी कभी किसी बुक्स में ऐसा देखने को मिलेगा म्यू आर भी लिखा हुआ रहेगा, म्यू आर। सर ये म्यू आर क्यों होगा? क्योंकि मैं क्या बोला, काइनेटिक फ्रिक्शन जो है रिलेटिव मोशन है, इसलिए यहां पर पता चल जाएगा अच्छा ये जो है ये आपका किसकी कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, तो काइनेटिक का है। क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन में मूविंग करता ही नहीं ऑब्जेक्ट, स्टैटिक फ्रिक्शन में मूविंग करता ही नहीं है, तो उसमें क्या होता है, सिंगल होता है, म्यू एस होता है, म्यू एस होता है। लेकिन इसमें म्यू आर, इसका मतलब होगा रिलेटिव मोशन। ये मोस्टली बुक्स में लिखा रहता है म्यू के, क्या रहता है आपको, म्यू के लिखा हुआ रहता है। तो ये बात क्लियर हो गया। दूसरी बात ये ध्यान रखेंगे आप लोग, आ जाइए। अब देखो अगर हम लोग क्या बनाते हैं, एफबीडी बनाते हैं, ठीक है, एफबीडी बनाते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, तो इसके ऊपर एक फोर्स है ना लग रही है, क्या लग रही है, ये हमारा नॉर्मल लग रहा है। अब ये नॉर्मल जब लगता है जब नीचे की ओर एक फोर्स लगती है, कौन सी लगती है, एमजी लगता है यार। तो ये बात क्लियर हो गया। तो हम लोग एक फॉर्मूला कल बनाए थे, क्या याद है आप लोगों को, स्मॉल है ना, स्मॉल एफ डाले थे, फ्रिक्शन इज इक्वल टू यहाँ पे क्या था, म्यू एस एन था, म्यू एस एन था। ठीक है, ये बात आपको याद है। तो यहाँ पे सर ये अब तो स्टैटिक फ्रिक्शन की बात था, लेकिन ये जो बात आ गया आपको काइनेटिक की मैं बता रहा हूं, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे आप लोग, म्यू के एन, म्यू के एन। अब देखिए एन बराबर क्या होता है, एन बैलेंस फोर्स होता है क्या, एमजी का। तो मैं ऐसे भी आप न्यूमेरिकल में लिख सकते हो, म्यू के एमजी, म्यू के एमजी, याद रखिएगा। ये हो गया फ्रिक्शन निकालने का फॉर्मूला। ओके, क्लियर हो गया। अब देखो एक बात मुझे बताओ, ये रिलेटिव मोशन है, तो रिलेटिव मोशन है तो ये फोर्स का, ये कौन सी फोर्स है, मैं कल बता रखा हूं इस पे, ये अप्लाइड फोर्स है। अप्लाइड लिख दो। देखो इस पे फ्रिक्शन पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनता है न्यूटन्स लॉ में, और ये क्वेश्चंस आपको कंपेटिटिव लेवल का भी क्या है, बहुत ज्यादा इस पे आता है। ठीक है, डायरेक्ट पुट ऑफ द फॉर्मूला नहीं आता है कि आप क्या करो, न्यूटन्स के फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन लगा दो, मास इनटू वेलोसिटी लगा दो, मोमेंटम का इंपल्स लगा दो, ऐसे क्वेश्चंस नहीं आता है। ये जो फ्रिक्शन है ना, ये आपको हमेशा, क्योंकि इसमें कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन लेना होता है, वर्क पावर एनर्जी जब बताऊंगा ना तो वहां भी फ्रिक्शन का यूज होता है, इसलिए समझो बात को। तो ये अप्लाइड फोर्स है और इसके पीछे जस्ट फोर्स लगा हुआ है, क्या, फ्रिक्शन फोर्स। क्लियर हो गया। ये फ्रिक्शन फोर्स कौन सा है आपका, आ गया सर अपोजिंग फोर्स है। ओके, अब देखो मैं इसके पहले बता रखा हूं फर्स्ट क्लासेस में, न्यूटन्स लॉ की फर्स्ट क्लासेस में, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जिधर की ओर फोर्स लगाएंगे, जिधर की ओर फोर्स लगाएंगे, एक्सीलरेशन का डायरेक्शन उधर ही होगा।
एक्सेलरेशन का डायरेक्शन उधर ही होगा। ठीक है, अब देखिए मैं एक इक्वेशन बनाता हूं यहां पे, कैपिटल एफ माइनस स्मॉल एफ, क्लियर है बाबू, इज इक्वल टू, बाबू देखो अब क्या होगा, फोर्स बराबर क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। ओके, बहुत अच्छी बात है। तो ये मास है, तो मास की वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो मैं क्या कर लिखूंगा यहाँ पे एम ए, क्लियर हो गया। ये कौन सी फोर्स हो गया, एक बार फिर से देख लो, अप्लाइड फोर्स है। ये कौन सी फोर्स है, अपोजिंग फोर्स है, और इसी को बोला जाता है फ्रिक्शन फोर्स भी, इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। बहुत अच्छी बात है सर। अब यहां से ये इक्वेशन से आप क्या निकाल सकते हो, इस इक्वेशन से आप ये भी निकाल सकते हो, यहां से एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हो। दूसरा एग्जाम है ना, इक्वेशन डाल दो आप लोग। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि सर इसकी एग्जाम्पल के तहत देखते हैं। तो सबसे पहला एक एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, इधर साफ कर देता हूं इसको। ओके, अब देखिए अगर मैं क्या करता हूं कि एक क्वेश्चन डालता हूं आपको, जैसे कि सपोज हमारे पास एक सरफेस है और यहां पे एक ऑब्जेक्ट रखा गया है, 4 केजी का ब्लॉक है, इस पे फोर्स अप्लाइड किया गया है। ये फोर्स क्या किया गया, अप्लाइड किया गया है। अब यहां पे ये समझना है कि सर फोर्स जो अप्लाइड किया गया है वो कितना किया गया है, तो चलो 10 न्यूटन से फोर्स अप्लाइड किया गया है। तो पूछ रहा है फाइंड फ्रिक्शन फोर्स, फाइंड फ्रिक्शन, दूसरा पूछा है नॉर्मल, एंड तीसरा पूछा है एक्सेलरेशन। ये 3 चीज पूछ सकता है बस। देखिए क्या है इसमें, कुछ भी नहीं है यार, आपकी एक सरफेस है, इस सरफेस पे एक मास रखी हुई है, मास है ना, एक मास, एक ऑब्जेक्ट है, उसकी मास दे रखी है कितना, 4 केजी दे रखा है। अब बोला कि 10 न्यूटन से हम लोग क्या करें, अपनी ओर उसको खींच रहे हैं। तो बताइए सर कि अपोजिंग फोर्स कितना होगा, रिलेटिव मोशन भी कर सकता है कितना होगा, या फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, और बताइए नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा जो उसको ग्रेविटी के अंदर क्या कर रहा है, बैलेंस करके रखा है। तीसरी बात पूछिए कि बताइए सर कि एक्सेलरेशन कितना होगा ऑन 4 केजी ब्लॉक पे, और 4 केजी ब्लॉक पे। ये क्वेश्चंस भी आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है कंपटीशन का, मैं देख, ठीक है, इसको आप लोग देखना है। अब इसको मैं बनाता हूं, आप बना सकते हो, नॉर्मल बना सकते हो। पहला क्या पूछा, फ्रिक्शन। बाबू देखिए फ्रिक्शन इज इक्वल टू क्या है, म्यू के एन। अब यहां पे कंफ्यूजिंग यह है कि सर म्यू के की वैल्यू तो नहीं दे रखा, म्यू के की वैल्यू तो नहीं दे रखा यहां पे, तो हम क्या करेंगे, म्यू के की वैल्यू आपको दिया हुआ रहेगा, मैं यहां पर दिया नहीं हूं, 0.2। सर ये भी बोलोगे कि सर इसकी कोई यूनिट नहीं होती, नहीं, इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है। इसकी यूनिट क्यों नहीं होती है, एक बार आप लोग फिर से देख लो, है ना, एक बार आप लोग फिर से देख लो। देखो यहां से अगर हम क्या करते हैं, म्यू के इज इक्वल टू लेते हैं, तो क्या वो बन जाता है फ्रिक्शन फोर्स बाई हो जाएगा नॉर्मल रिएक्शन। अब देखो तुम, फ्रिक्शन फोर्स भी क्या है बाबू, हमारा एक फोर्स है जिसका यूनिट न्यूटन होता है, और नॉर्मल रिएक्शन भी एक फोर्स है ऊपर की ओर, उसकी यूनिट भी क्या होता है, न्यूटन होता है। ये कैंसिल हो जाएगा, तो कैंसिल होगा तो क्या हो जाएगा, या यूनिट लेस हो जाएगा। ये क्या होगा, यूनिट लेस होगा, उसकी कोई भी यूनिट नहीं होता है। ये क्लियर हो गया बात आपको, ठीक है। अब हम लोग को ये देखना है कि ये क्वेश्चन में पूछा क्या, तो म्यू की वैल्यू पूछा, यहां से आप एन की पहले आपको निकालना पड़ेगा। सर एन हमको डायरेक्ट यहां भी पुटअप कर सकते हैं, तो म्यू की कितना हो गया 0.2, और एन की वैल्यू कितना है mg, तो मास कितना है 4, ये हो गया 10, ये 10 से 10, 0 से 0 कैंसिल हो गया, खत्म। ये 4 2 से कितना हो गया 8 न्यूटन, कितना हो गया बाबू 8 न्यूटन आ गया, फ्रिक्शन फोर्स आ गया, अपोजिंग फोर्स आ गया। ओके, क्लियर हो गया। अब देखिए ये तो आप निकाल लिए, ठीक है। अब आप मुझे ये निकाल के बताओ कि एक्सेलरेशन कितना होगा। सर एक्सेलरेशन कितना होगा, तो आपको पता है ना, कैपिटल एफ माइनस एफ इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो हम क्या करेंगे, कैपिटल एफ कितना दे रखा है, 10 दे रखा है, कितना 10 दे रखा है, माइनस एफ कितना है बाबू 8 है, इज इक्वल टू एम कितना है 4 है, ए कितना है फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, ए इज इक्वल टू 2 बाई हो जाएगा 4, मतलब हो जाएगा 1/2, 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये क्या निकल गया, एक्सेलरेशन। इतने एक्सेलरेशन से आपको क्या कर रहा था, आगे की ओर मूव कर रहा था। फ्रिक्शन फोर्स निकाल लिए, ये निकाल लिए। सर इसमें एक क्वेश्चन और पूछा था, क्या पूछा था कि नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा। तो नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, देखिए ये ऊपर की ओर n है, नीचे की ओर क्या है mg है, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा mg हो जाएगा। तो m कितना है 4 है, और g कितना है 10 है, तो ये कितना हो गया 40 न्यूटन। ओके,
ये आपका बन गया। देखिए ये क्वेश्चंस बताने का मतलब ये हुआ यहां पे, मैं एक चीज बताना चाह रहा हूं यहां पे कि क्या सर हमेशा नॉर्मल रिएक्शन जो है ये mg के बराबर होता है? आप अगर पूछ सकते हो कि सर इसका मतलब है कि ये इसकी बैलेंस है, आपने कर दिया कि n इज इक्वल टू एम जी, क्या हर कंडीशन में n इज इक्वल टू एम जी होता है? नहीं हो सकता है। हर एक कंडीशन में नहीं हो सकता है। ये उस कंडीशन में होता है जब बॉडी हॉरिजेंटली मूव करती है, जब बॉडी हॉरिजेंटली स्टेट में कंडीशन में रहती है। लेकिन अगर इंक्लाइंड प्लेन आ जाएगा, अगर हमारा यहां पे कुछ एंगल पे अगर ऑब्जेक्ट आ जाएगी, उस समय एन की वैल्यू चेंज कर जाएगा। क्या करेगा? चेंज कर जाएगा। तो इसी पे मैंने आपको चेंज करके बताता हूं कि एन की वैल्यू इंक्लाइंड प्लेन पे कितना होता है। ये सेम ऑब्जेक्ट ले रहा हूं मैं, सेम मास ले रहा हूं। अब मैं बताता हूं आपको कि क्या एन की वैल्यू, तुम याद रखोगे कि अभी एन की वैल्यू 40 न्यूटन है। देखना जब हम इसी ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा एंगल पे लेते हैं तब एन की वैल्यू कितना हो जाएगा, आप लोग गौर करना, ठीक है। देखिए सपोज हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ओके, एक ऑब्जेक्ट है, या फिर मैं इसको ऐसा लिख देता हूं यहां पे, एक ऑब्जेक्ट यहां पे है, ओके, क्लियर हो गया। अब देखो इस ऑब्जेक्ट को इस प्रकार से फोर्स लगाया है, कुछ एंगल पे लगाया है। ये एंगल ये सरफेस से, ये एंगल इस सरफेस से कितना लग रहा है? 45 डिग्री लग रहा है सपोज। ये मास कितना था? पहले वाले याद रखो आप, 4 kg था, ओके सर। ये फोर्स कितना लगा रहा था बाबू? 10 लगा रहा था। चलो ये भी क्लियर हो गया। तो यहां पे एक बात बताओ कि फिर मुझे बताओ क्वेश्चंस निकाल के कि फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, दूसरा बताओ एम कितना होगा, तीसरा बताओ एक्सेलरेशन कितना होगा फिर इस कंडीशन में। मतलब कि ये अब ये ऑब्जेक्ट जो है ना, ये क्या है? इंक्लाइंड प्लेन पे है, मतलब कि इस प्रकार से हम उसको लिफ्ट आउट कर रहे हैं, उठा रहे हैं। तो बताओ इस पे कितना होगा सबसे पहले। अब देखो यहां पे क्या करना है आपको। अगर वेक्टर आप पढ़े होंगे 11th में, फर्स्ट सेकंड चैप्टर में, तो वेक्टर में आपको ये कंपोनेंट लेने के लिए पता होगा। कंपोनेंट कैसे लिया जाता है एक बार गौर करो। देखो यहां पे आपको एंगल बन रहा है, तो इसके अपोजिट में, वर्टिकल अपोजिट में कितना एंगल हो जाता है, कंपोनेंट क्या हो जाता है, ये कोशिश करना है। अब हम लोग क्या करेंगे, एफ बीडी बनाओ इसका, एफ बीडी, ठीक है। चलो एक एक करके देखो एकदम आराम से। इसके ऊपर क्या फोर्स लगा? एन लगा। इसके नीचे क्या लगा? एम जी लगा। सर ये वाला तो हमारा बैलेंस हो गया, चलो बहुत अच्छी बात है। अब हम कंपोनेंट पे आते हैं, दूसरी वाली पर आते हैं। तो यहां पे देखिए ये 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा था इसमें, ठीक है। लेकिन यहां पे जब रिजल्टेंट फोर्स आप निकालिएगा तो रिजल्टेंट फोर्स में क्या आता है? ठीक है, 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 200 बोले तो 10√2 हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये रिजल्टेंट फोर्स कितना हो जाएगा? 10√2 हो जाएगा। अब इसकी कंपोनेंट निकाल के बताओ, तो इसका मतलब है कि सर इस पे हमारा लग रहा था एफ कॉस्ट थीटा, जिसे हम लिख सकते हैं एफ कॉस 45। क्लियर हो गया। अब सर एफ कितना है? तो 10 न्यूटन की हम लगा रहे थे फोर्स, तो 10 इंटू 1/√2। क्लियर हो गया बच्चों। यहां पे कितना हो गया? 10 इंटू 1/√2। अब इसके ऊपर लगा दो, यहां पे कितना हो गया इसको? एफ साइन थीटा। एफ साइन कितना डिग्री है? 45। एफ कितना है? 10 है हमारा, ठीक है। एफ कितना है? 10 है, और साइन 45 कितना होता है? 1/√2 होता है। 10/√2 और 10/√2। क्लियर हो गया। अब आ जाइए आप लोग, देखिए मैंने क्या बोला था आपको कि नॉर्मल रिएक्शन बताइए, फ्रिक्शन बताइए, ये सब कंडीशन बताइए आप। तो अब देखिए एन इज इक्वल टू क्या होता है? एम जी होता है। सर ये तो पहले से पता है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब एन के साथ एक फोर्स और जुड़ गया। देख लीजिए, पहले गौर कीजिएगा, आप लोग लिखिए मत इस चीज को। देखिए एम क्या था? एक हमारा ऊपर की ओर नॉर्मल फोर्स है, लेकिन बाबू इस फोर्स वाला, ये कंपोनेंट वाला भी क्या हो गया? फोर्स ऊपर की ओर है, तो ये वाला और ये वाला दोनों क्या होगा? जुड़ जाएगा। तो अब मेरा क्या इक्वेशन लिखाएगा? एन प्लस ये वाला वैल्यू लिखा जाएगा, कितना हो जाएगा? 10। अगर आपको डायरेक्ट वैल्यू लिखना है तो डायरेक्ट लिख दीजिए, नहीं तो आप ऐसे लिख सकते हो, एफ साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी, ऐसा कर सकते हो। अब देखो इसके एक बराबर क्या आ गया? एम जी आ गया। तो ये वैल्यू तो आप निकाल रखे हो ना, ये तो आप इक्वेशन है हो गया आपका। चलो कोई बात नहीं है, मैं यहां लिख देता हूं एन, ठीक है। हमको क्या निकालना है? एन निकालना है। तो एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा?
mg माइनस एफ साइन थीटा। एकदम गौर से समझिए आप। mg देखिए बाबू क्या है मेरा, mg क्या है एक बार फिर समझना। mg हमारा 4 है, g 10 है, तो कितना हो जाएगा 40 माइनस एफ साइन थीटा कितना है 10/√2, 10/√2। ये क्या निकल गया आपको, यहां से आप क्या करेंगे, ठीक है, यहां से आपको n निकल गया, नॉर्मल रिएक्शन निकल गया यहां से। अब देखिए दूसरी बात हम देखेंगे यहां पे कि सर हम लगाएंगे जब ये वाली कंपोनेंट की फोर्स लगाएंगे, क्योंकि मैंने ये तो n मेरा निकाल रखा है यहां पे। अब हमारा यहां पे क्या लगाना है, फ्रिक्शन निकालना है। तो फ्रिक्शन फोर्स का क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स बराबर अभी तो आपने देखे हो ना, म्यू के इंटू एन होता है, म्यू के इंटू एन होता है। म्यू के की वैल्यू कितना था इसके पहले वाला में 0.2 था। ओके बहुत अच्छी बात है, 0.2 इंटू 40 माइनस 10/√2। ये वैल्यू क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाइड करोगे, फ्रिक्शन फोर्स निकल जाएगा। दो चीज निकल गया, एन निकल गया, एफ निकल गया। तीसरा रह गया इक्वेशन हमारा एक्सीलरेशन का। क्या रह गया, एक्सीलरेशन का। अब देखो यार क्या करना है एक्सीलरेशन में। एक्सीलरेशन बराबर क्या होता है, एक्सीलरेशन बराबर होता है फोर्स नेट बाई मास नेट होता है ना, टोटल फोर्स बाई मास होता है, फोर्स बाई मास होता है। अब यहां रिजल्टेंट फोर्स कितना लग रखा है 10√2 और मास कितना हमारा 4। तो क्या करेंगे इसको हम लोग क्या है ना कट कर देंगे, ये आ जाएगा 5, बोले तो कह सकते हैं 2.5√2। ये क्या आ जाएगा एक्सीलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये क्वेश्चन बताने का एक मकसद यह है आपका, देखिए ये सब क्वेश्चन वेरिएशंस है, इस चीज को आप फॉलो कीजिए, ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। ये क्वेश्चन बताने का मतलब यह है कि ऑब्जेक्ट सेम है, 4 kg यहां पर भी है, 4 kg इसके पहले वाला भी था, लेकिन वहां पर नॉर्मल रिएक्शन मेरा कितना आया था 40 न्यूटन से आया था। अब यहां पे नॉर्मल रिएक्शन क्या 40 है, नहीं है। देखिए 40 माइनस 10/√2 की वैल्यू अगर आप लोगे तो 1.414 आएगा। अब ये 1.4 यहां पुट अप करोगे, इसके बाद कैंसिल करने के बाद कुछ भी तुम कर लोगे ना तो 40 से कम ही आएगा। नहीं आएगा क्या, कम ही आएगा यार, 35 आ जाएगा, 30 आ जाएगा, 32 आ जाएगा। तो अब ये बताओ, ये वाला नॉर्मल रिएक्शन तो कम गया ना, ये कम गया, लेकिन पहले वाला नॉर्मल कितना था 40 था। क्यों कम गया, क्योंकि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को अगर आप लिफ्ट करोगे, ऊपर उठाओगे, तो क्या होता है वहां पे आपकी नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कम जाता है। तो कभी भी ये नहीं बोलोगे, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्या नॉर्मल रिएक्शन इज नॉर्मल रिएक्शन आर ऑलवेज एप्लीकेबल ऑन द ऑल डायरेक्शन, नो। ठीक है, अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग एप्लीकेबल्स में क्या रहता है, वो डिफरेंस रहता है। हमेशा बच्चे यही गलत करते हैं कि नॉर्मल रिएक्शन पूछा है तो mg लगा देते हैं, नहीं, ये उस टाइम यूज करना है जिस टाइम ऑब्जेक्ट पे कोई भी इंक्लाइंड प्लेन नहीं है, ऑब्जेक्ट पे कोई भी हमारा एंगल की ओर फोर्स नहीं लगा है, उस टाइम यूज करना है। जब हमारा एंगल की ओर लग गया तो नॉर्मल रिएक्शन बराबर mg है, ओके। लेकिन यहां पे अगर आप क्या हो, ये एक एंगल लग रही है तो एंगल की फोर्स विल बी देयर आल्सो ना, इसकी भी क्या हो जाएगा, ये दोनों के सेम हो जाएगा ना, फिर तो ये क्या होगा, कनेक्ट हो जाएगा। तो ये आपको क्या आ गया, दोनों इक्वेशन बता रखा हूं मैंने आपको काइनेटिक फ्रिक्शन पे। ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन का क्या होता है एक बार फिर से देख लो, F इज इक्वल टू म्यू एन और एन की वैल्यू क्या है mg है, ओके। एंड यहां से आप एक्सीलरेशन निकाल सकते हो, है ना। ये इक्वेशन आ गया कैपिटल F माइनस स्मॉल f इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन यहां से निकाल सकते हो, ठीक है। इसको लिख लो पहले एक बार आप, ओके। अब हम लोग देखिए बात करते हैं किस पे। अभी मैंने आपको क्या बता रहा हूं, पहला मैंने बताया हूं आपको स्टैटिक फ्रिक्शन पे, ओके। दूसरा मैंने बता रखा आपको काइनेटिक फ्रिक्शन बता रखा आपको, क्लियर हो गया। इसके जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है म्यू एस है, ये क्या है आपका म्यू के है, यू के नहीं म्यू के है, ओके क्लियर हो गया। यहां पे आ गया, अगर फ्रिक्शन अगर निकालना बोलता है आपको स्टैटिक फ्रिक्शन पे तो F इज इक्वल टू क्या होता है म्यू एस एन होता है, और अगर काइनेटिक फ्रिक्शन पे निकालने के लिए बोलता है तो F इज इक्वल टू म्यू के एन होता है। कल मैंने आपको दोनों की वेरिएशंस बता रखा था, वेरिएशंस क्या बताया था, ये दोनों चीज पे डिपेंड्स करता है लिमिटिंग फ्रिक्शन, ये दोनों चीज पे डिपेंड्स करता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है, देखो एक बात समझो, लिमिट का मतलब यह होता है कि कोई वैसे ऑब्जेक्ट अंडर कंसिडरेशन रहता है लिमिट पे। जैसे कह सकते हैं कि मैं अगर सपोज यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, मैं लेता हूं कि सपोज कोई एक बच्चा है, ठीक है, सपोज मेरा है ना, मेरे वजन सपोज 80 kg का है, ओके, उतना है नहीं बट उतना है।
तो ये मैं बोल रहा हूं कि अगर छोटा बच्चा आता मेरे ऊपर, क्या करता, फोर्स अप्लाई करना है, तो क्या मैं धक्का जैसे वो दिया मेरे को, तो क्या मैं आगे जाऊंगा? वो जाना नहीं जाना डिपेंड्स करता है कि वो फोर्स कितना से अप्लाई कर रहा है। अब छोटा बच्चा मैंने बोला, इसका मतलब हो सकता है 10 बच्चे छोटा छोटा आ जाएगा। अब सभी के फोर्स क्या होगा, क्वांटाइज हो जाएगा। तो जितने फोर्स क्वांटाइज होगा तो उतना ही फोर्स उसका इंक्रीज करेगा। तो यहां पे एक बात समझ लो, एक ग्राफ के रिप्रेजेंटेशन से पर्पज में बताता हूं। जैसे यहां लिखता हूं आपको ग्राफ रिप्रेजेंटेशन। ग्राफ रिप्रेजेंटेशन देखो, सबसे पहले मैं एक बात बता रहा हूं यहां पे कि लिमिटिंग फ्रिक्शन कब वर्क करेगा और यहां पे स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होगा। जैसे यहां पर आपके क्या है बाबू, यह फ्रिक्शन है, ओके, ये बात क्लियर हो गया। दूसरी बात यहां पे आ गया कि ये आपका अप्लाइड फोर्स हो गया, ये क्या है आपका अप्लाइड फोर्स है, और ये क्या है, फ्रिक्शन है। अब यहां पे देखो, मतलब है कि एक हम यहां से एक रिजल्टेंट ले रहे हैं, ये रिजल्टेंट ले रहे हैं। रिजल्टेंट ये लाइन के मतलब क्या होता है, मैं बार बार ये समझाता हूं, बहुत केयर ये ध्यान रखना होता है। देखो यार ग्राफ है, ग्राफ का बीच में एक स्ट्रेट लाइन गया, मैथमेटिक्स में इसको स्लोप कहते हैं, ठीक है, लेकिन यहां पे स्ट्रेट लाइन गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, आपको मैं जब मोशन बताया था, यूनिफॉर्म मोशन में भी ग्राफ बताया था, है ना, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम बताया था, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम बताया था। तो इसका मतलब यह है कि अगर सपोज हम 5 मीटर का स्केल लेते हैं, तो 5 मीटर इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, इधर भी 10 जा रहा है, 10 यहां जा रहा है, 15 यहां जा रहा है, 15 यहां जा रहा है। मतलब कि जितना फोर्स हम अप्लाइड करते हैं, जितना फोर्स हम अप्लाइड कर रहे हैं, उतना ही हमारा फ्रिक्शन लग रहा है। अब तुम मुझे ये बताओ, क्या कल मैंने आपको बताया था ये चीज को कि फोर्स अप्लाइड इज इक्वल टू होता है फ्रिक्शन। ये किस कंडीशन में होता है बच्चों, ये होता है स्टैटिक कंडीशन। इसका मतलब है कि जितना फोर्स अप्लाइड किए उतना फ्रिक्शन, जितना फोर्स अप्लाइड किए उतना फ्रिक्शन, जितना फोर्स अप्लाइड किए उतना फ्रिक्शन। तो अभी तक ऑब्जेक्ट जो है वह कैसा है, रेस्ट में है। कैसा है, रेस्ट में है। अब क्या हुआ, मैंने फोर्स अप्लाइड किया हूं, यहां पे ये फोर्स अप्लाइड किया, ठीक है, लेकिन फोर्स अप्लाइड किया, फ्रिक्शन इस पे कम गया। अब फ्रिक्शन नीचे की ओर ब्रेक डाउन कर गया, कम गया, ठीक है, मूव कर गया, यहां से मूव कर गया और ये इस प्रकार से चलना शुरू किया। ये वाला इसको हटा दो, ठीक है, इस प्रकार से चलना शुरू किया। देखो ये डायग्राम क्या शो कर रहा है, ये डायग्राम शो करता है कि मैंने फिर से फोर्स अप्लाइड किया और फिर फोर्स अप्लाइड करने के बाद फ्रिक्शन क्या किया, लेस कर गया। तो फ्रिक्शन यहां पे अप्लाइड हुआ है, इसका मतलब है कि यहां तक का ऑब्जेक्ट हमारा क्या था, एक लिमिटिंग कंसिडरेशन में था, लिमिटिंग फ्रिक्शन में था। क्या था, लिमिटिंग फ्रिक्शन में, मतलब कि इसकी लिमिट यहां तक है कि अब फ्रिक्शन अभी नहीं लग रहा है, लेकिन जैसे ही कुछ ज्यादा फोर्स आगे लगाए तो ये फ्रिक्शन यहां लगना शुरू किया। इसका मतलब है कि यहां पे रफ सरफेस आ गया, रफ सरफेस आ गया। जैसे किसी चीज में अगर डिगिंग किए जाते हैं, बोरिंग की जाता है ना, तो बालू ही जब पकड़ाता है, तो बालू पकड़ाता है तो डायरेक्टली अंदर की ओर होल करते जाता है। जब वहां पर अंदर में पत्थर पकड़ा जाता है, स्टोन पकड़ाता है, तो उसमें क्या करता है, वहां पे घर्षण अप्लाइड होता है, तो वहां लगता है कि फ्रिक्शन लग रही है, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, थोड़ा सा ये मूवमेंट आ गया। इसका मतलब है कि ये पॉइंट क्या शो कर रहा है, ये पॉइंट शो कर रहा है ऑब्जेक्ट है ना, हम ना जस्ट टू मूव, ऑब्जेक्ट जस्ट टू मूव। अब यहां से मूव करना शुरू कर दिया, लेकिन यहां तक नहीं किया था, यहां तक सिर्फ और सिर्फ हमारा अप्लाइड फोर्स इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स था। लेकिन यहां पे क्या हो गया कि फ्रिक्शन लगना शुरू कर गया। तो ये वाली कौन सी फ्रिक्शन है, इसे हम बोलेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन। क्या बोलेंगे, काइनेटिक फ्रिक्शन। क्यों बोलेंगे, क्योंकि सर यहां पे इसकी लिमिट क्रॉस कर गई है, ये अपने सरफेस को, ये स्मूथ सरफेस को क्रॉस करके रफ सरफेस पर आ गया, जिसके कारण यहां पे फ्रिक्शन अप्लाइड हो गया। और फ्रिक्शन अप्लाइड हुआ तो ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू किया, और जब ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू किया तो हम बोलेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन है। ये बात हो गया, ये ग्राफ रिप्रेजेंट से बता दिया। अब देखो ये दोनों ग्राफ का शो अप करके बताता है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन किसे कहते हैं। क्लियर हो गया आपको। तो यहां पे ये समझना, अगर कभी कभी क्वेश्चन इस प्रकार से लिखा हुआ है, एफ एल दिया हुआ है, अगर एफ एल दिया हुआ है, पूछा है फाइंड एफ एल, ये सर अब एफ एल क्या हो गया, ऐसा नहीं पूछ सकता है, पूछ सकता है लिमिटिंग फ्रिक्शन बताइए। अभी तक एक बार फिर समझना क्वेश्चन देखो कैसे घुमा रहा है। कभी पूछा फाइंड फ्रिक्शन,
तो अब तुमको लगेगा सर फ्रिक्शन क्या होता है, ये भी कंफ्यूजिंग वाली बात है। दूसरा क्वेश्चन पूछता है फाइंड स्टैटिक फ्रिक्शन। हाँ, अब तो समझ में आया कि स्टैटिक फ्रिक्शन पूछा तो ये मैं फॉर्मूला लगा दिया। तीसरा क्वेश्चन पूछा है कि फाइंड द काइनेटिक फ्रिक्शन। हाँ सर, ये भी समझ में आया कि यहाँ काइनेटिक फ्रिक्शन में म्यू के का यूज करना है, यहाँ म्यू एस का यूज करना है। लेकिन अगर पूछ देगा फाइंड लिमिटिंग फ्रिक्शन, अगर ये पूछ दिया तो यहां पे एक बात ध्यान रखिएगा, लिमिटिंग कब हो रही है? लिमिटिंग कब हो रही है? जब स्टैटिक पोजीशन खत्म हो गया है, अब उसका अपना लिमिट क्रॉस कर गया है, तो उसके बाद लिमिट किसकी आई है? काइनेटिक का आया है। इसका मतलब है कि लिमिट सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर के बाद ही आता है। तो यहां तक की जो पॉइंट है ये स्टैटिक फ्रिक्शन में है, और लिमिट के बाद वाला जो पॉइंट है ये काइनेटिक में है। इसलिए फ्रिक्शन ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होता है काइनेटिक फ्रिक्शन के बराबर होता है। ये लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है काइनेटिक फ्रिक्शन का बराबर होता है। इसलिए अगर कभी लिमिटिंग फ्रिक्शन पूछे तो भी बात बराबर है, काइनेटिक फ्रिक्शन पूछे फिर भी बात बराबर है। ये बात समझ के रखना आप लोग। तो ये क्लियर हो गया सबको, ठीक है। अब यहां पे एक चीज गौर करना कि सर कभी कभी ये कंडीशंस होती है। कंडीशंस यहां पे ये हो सकती है, जैसा कि मैं इसको है ना एक एग्जांपल भी दे रहा हूं आपको। जैसे कि कंडीशंस यहां पे ये हो सकते हैं कि सर कभी कभी तो एंगल भी पूछ सकता है ना, एंगल पूछ सकता है कि एंगल इसकी क्या होगा। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे देखो एग्जांपल लिया आपको मैं एक एग्जांपल क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चंस की वेरिएशन ज्यादा देखो, थ्योरी कम समझो लेकिन क्वेश्चन ज्यादा समझना है फिजिक्स में। बाबू देखो यहाँ पे क्या है, एक सरफेस है, ओके यार। अब यहां पे एक ऑब्जेक्ट में रख दिया, समझना बात को। ये वाली सरफेस को मैं वर्टिकली डाउनवर्ड रखा हूं। ये कितना का है? 1 kg का है। सर यहां पे म्यू एस लग रहा है 0.2 और म्यू के लग रहा है 0.1। सर यहां पे स्टैटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.2 है और यहां पे काइनेटिक फ्रिक्शन 0.1 है, मतलब यहां दोनों दे रखा है। बात समझोगे? अभी ऐसी वेरिएशन बहुत आएगी, आगे मैं बताऊंगा आपको कल के टॉपिक में। एंगल ऑफ अपोज, एंगल ऑफ रिपोज, ब्लॉक ओवर डायग्राम तब क्लियर होगा। ये मैं सिर्फ अभी आपको वर्टिकली पर बता के जा रहा हूं मैं, ठीक है। यहां पे क्या है कि आपको दोनों फ्रिक्शन दिया था, 0.2 भी दिया है, 0.1 भी दिया है। अब यहां पे पूछा है कि बताइए फ्रिक्शन कितना होगा। दूसरा पूछा है नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा। दोनों निकाल के बताइए, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब देखो ये क्वेश्चन है आपका, जे एक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन शायद आपको 14 या 13 क्वेश्चन है। ये वर्टिकल में क्या था इसके तारे बाबू कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, हाँ 13 या 14 होगा, तुम देखना जाकर। यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऐसा रखा हुआ, अब इसको क्या किया, ऐसा वर्टिकल कर दिया ये। तो वर्टिकल, अब इस कंडीशन में जब ऐसा था तो नॉर्मल ऊपर लग रहा था, नीचे एमजी लग रहा था। अब बताइए यहाँ पे नॉर्मल और एमजी कहां लगेगा, यहाँ पे कैसे हो सकता है? ये क्वेश्चन है, ये समझना बात को। तो देखो यहाँ पे क्या है यार, कुछ भी नहीं है इस चीज में यार। सबसे पहले समझो ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, ये ऑब्जेक्ट जब नीचे की ओर मूव करेगा, ये ऑब्जेक्ट जब नीचे मूव करेगा तो ऊपर की ओर फ्रिक्शन होगा। फ्रिक्शन ऊपर, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट तो उधर तो नहीं जाएगा ना यार, ये नीचे की ओर स्लाइड करेगा। नीचे की ओर स्लाइड करेगा तो इसका मतलब कि फोर्स हमारा अप्लाइड नीचे होगा, और जब फोर्स अप्लाइड नीचे होता है तो इसकी जस्ट अपोजिट फ्रिक्शन होता है। ये तो आप क्लियर हो गया ना आपको, ठीक है। नीचे की ओर हमारे क्या लग रही है, जी लग रही है, क्योंकि ए तो नहीं लग सकता, एक्सेलरेशन वर्टिकल प्लेन है, या जी लगेगा यार। क्लियर हो गया यहां से, ठीक है। लेकिन मुझे ये सब निकालना नहीं है, मैं बस बता रहा हूं आपको, कंपोनेंट लेने के लिए बता रहा हूं, ठीक है। ध्यान रखोगे आप लोग। अब यहां पे देखो सर, इधर से एक क्या है, नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है दीवार की ओर। न्यूटन्स का थर्ड लॉ क्या कहता है, एवरी एक्शन देयर इज अ मस्ट इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, राइट। अब देखो इधर से जब हम प्रेशर लगा हुआ है, जब तुम देखो दीवार पे अगर तुम प्रेशर करोगे ना, दीवार पे धक्का लगाओगे तो दीवार भी तुमको अपोजिट की ओर धक्का लगाएगा। इसका मतलब है कि ये इधर लग रहा है तो इधर से भी इसको क्या लगा है, या एमजी लगा है। देखो यहां पे बैलेंस करके देखो इस चीज को, ये क्या लगा आपको, एमजी लगा है। अब यहां पे ये समझना है बात को, फ्रिक्शन के बारे में समझना है। तो फ्रिक्शन दो तरह से समझना है। कितना सर, एक बार कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन स्टैटिक में है, रेस्ट में है, और एक बार हमारा काइनेटिक में है। रेस्ट में कब हो सकता है और हमारा काइनेटिक में कब हो सकता है, ये चीज को गौर कीजिएगा। तो यहां पे जब ऑब्जेक्ट हमारा नॉर्मल इज इक्वल टू एमजी आ गया तो एन इज इक्वल टू क्या मैं निकाल सकता हूं, एमजी, और मास की वैल्यू 1 है और जी की वैल्यू 10 होता है तो कितना हो गया, 10 न्यूटन हो गया।
अब क्या बोला यहाँ पे, फ्रिक्शन बताइए, तो हम फ्रिक्शन निकालेंगे एक बार स्टैटिक वाले पे। म्यू एस एन, म्यू एस कितना है बाबू 0.2 है, एन की वैल्यू कितना है 10 है, ये कैंसिल हो गया बाबू, कितना बचा यहां से 2 न्यूटन हुआ। चलो सर, और 2 न्यूटन हुआ जब हम स्टैटिक सोच रहे थे तब, लेकिन ये तो नीचे की ओर मूव कर सकता है ना, तो नीचे की ओर मूव कर सकता है, तो अब फ्रिक्शन क्या होगा, तो फ्रिक्शन हम लेते हैं तुम्हारा कौन सा, काइनेटिक वाला। तो चलो सर ये लेते हैं म्यू के इंटू एन, म्यू के की वैल्यू भी दे रखा है 0.1, 0.1 इंटू एन की वैल्यू कितना है 10, तो क्या लगाएंगे 10, ये कैंसिल हो गया, ये कट गया, ये कितना आया 1 न्यूटन। सोचो सोचो यहां पे ये बात ये है कि जब कोई ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में एकदम पकड़े हुए है, जकड़े हुए है, उस टाइम फ्रिक्शन ज्यादा अप्लाइड होगा। उस टाइम ये क्या मैं बता रहा हूं आपको, ये क्वेश्चन बताने की ये मतलब हुआ कि स्टैटिक फ्रिक्शन यहां पे 2 न्यूटन आया और यहां पे काइनेटिक फ्रिक्शन 1 न्यूटन आया। सोचो यहां से पूछ सकता है क्वेश्चन, ये क्या इसलिए बता रहा हूं कि क्वेश्चन था आपका कि काइनेटिक फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन स्टैटिक फ्रिक्शन, या स्टैटिक फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन काइनेटिक फ्रिक्शन, या बोथ आर इक्वल, इसका भी क्वेश्चन था उसमें। तो ये एक वेरिएशन में लिया हूं। देखो बाबू, जब ये ऑब्जेक्ट हमारा ये क्या था, स्टैटिक पोजीशन में था, उसकी हमारी कोएफिशिएंट 0.2 था, तो फ्रिक्शन निकला 2 न्यूटन। लेकिन जब ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू कर गया तो फ्रिक्शन निकला 1 न्यूटन। अब आपको लगेगा कि सर ये तो अगर ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट में रखा हुआ तो उसमें टाइम कौन फ्रिक्शन है, घर्षण करने का मतलब कि मोशन करना, अब मोशन करने मतलब फ्रिक्शन अप्लाइड होना, तो सर मोशन करेगा तब तो ज्यादा फोर्स होगा, नहीं, जब मोशन करता है तो फ्रिक्शन लेस होना शुरू होता है। क्या होता है, फ्रिक्शन लेस होना शुरू होता है। जैसे देखो गाड़ी है, गाड़ी के टायर है ना, गाड़ी के टायर तुम लोग देखे होगा, तो टायर के साथ हाँ आउटसाइड में क्या रहता है, उसके ना कुछ कवर किया रहता है, मतलब कि कह सकते हो गिटिस निकला हुआ रहता है, जिसके कारण क्या होता है, वो रोड को कांटेक्ट करता है, जकड़े हुए रहता है। लेकिन जैसे जैसे गाड़ी मूविंग करना शुरू करता है, दौड़ना शुरू करता है, मूविंग करना शुरू करता है, तो टायर की जो बाहर वाला जो लेयर रहता है ना, वो क्या होता है, स्लिपिंग करना शुरू हो जाता है। बाहर में क्या होता है, फ्रेश हो जाता है, एकदम पूरा चिकना हो जाता है, स्लीपिंग करता है। इसका मतलब है कि जैसे जैसे मूव करोगे वैसे वैसे फ्रिक्शन लेस होते जाएगा, ठीक है। लेकिन जब तुम पकड़े हुए रहोगे, जैसे कोई गाड़ी है, गाड़ी को खड़ा कर दिया वहां पे, तो वह अर्थ को पकड़े हुए है, कांटेक्ट में है, लेकिन गाड़ी बार बार तुम मूव करा रहे हो, किसी ऑब्जेक्ट को घर्षण कर रहे हो, कोई तार है, वायर है, उसको तुम घर्षण कर रहे हो, तो उसकी ऑब्जेक्ट का क्या स्ट्रेंथ क्या होगा, कम नहीं जाएगा, कम जाएगा। इसलिए यहां पे क्लियर ये हो गया कि काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन, सॉरी स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन काइनेटिक फ्रिक्शन। ये बात को रखना, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है मैक्सिमम टाइम पे, इसलिए मैं यहां पे आपको बता रखा हूं। ये बात क्लियर हो गया, आपको क्लियर हो गया ना, चलो हो गया यहाँ पे, ठीक है। बस एक लास्ट टॉपिक आपका मैं यहाँ पर है एंगल निकालने का, इस चीज का एंगल निकालने का, एंगल निकालने का एक सिर्फ फॉर्मूला है, उसको देख लोगे आप, क्लियर हो गया। हमेशा ये क्वेश्चन यहाँ पे बताने का एक ही मकसद है कि सर दोनों में कौन सा ग्रेटर होता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है। हमेशा न्यूमेरिकल पे मत जाओ, कभी न्यूमेरिकल पूछेगा, कभी थ्योरी पूछेगा, डिपेंड्स करता है क्वेश्चन पूछने के आधार पे, ठीक है, ध्यान रखोगे। जब तक थ्योरी को आप नहीं